प्रत्यक्षा ने उस नक्शे को अपनी तरफ घुमाते हुए बाबा साहेब और समर्थ से कहा, मतलब हमारे गांव में सिर्फ 2 नदियां हैं, एक सूखी और एक हल्के पानी से भरी हुई नदी। और ये इतना बड़ा सा बांध है, बांध जब भी भरेगा या तो इसके टूटने का खतरा बनेगा और गांव डूबेगा, या तो फिर इसका पानी दोनों नदियों में से एकदम से बाहर आएगा। अब क्योंकि ये तो छोटी छोटी सी नदियां हैं और ये घर मिट्टी के हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रत्यक्षा ने कहा, बाबा, मिट्टी के घरों पर पानी का असर पड़ेगा ही, इसलिए इन दोनों नदियों को हम मोड़कर गांव के सूखे इलाके से अगर निकालें तो वहां पर गांव के घर डूबने से बच जाएंगे। अगर नुकसान होना ही है तो सूखी जमीन को पानी डुबाएगा, लेकिन घर और लोग सुरक्षित रहेंगे। और तुम्हें लगता है कि ये आसान है? कोशिश तो कर सकते हैं नायक। लेकिन बहुरिया, सूखी जमीन तक तो ठीक है, पर आसपास खेत हैं। अब खेत खलिहान ही डूब जाएंगे तो आदमी खाएगा का? मुसीबत तो यहाँ पर भी है। तो अब अगर दिमाग लगा रही हो बहुरिया, तो फिर तुमका सारी चीज सोचनी पड़ेगी। तुमका क्या लगता है, नदी मोड़ना इतना आसान है का? और चलो उसको मोड़ भी दिया तो लेकर जाएंगे कहाँ? ये दोनों नदियां इतना पानी भर लेती हैं अपने आप में कि गांव के अंदर पानी घुसता ही है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। प्रत्यक्षा भागती हुई रसोई में गई और फिर वहां से एक नौकर के हाथों में थोड़ा सा सामान बाहर लेकर वापस से बाबा साहेब के पास खड़ी हो गई। बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक तीनों ही आपस में एक दूसरे को देखते हुए हैरान थे। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने हाथ में चाय की केतली को पकड़ा और फिर उसके नीचे 3 अलग अलग कटोरियों को रखकर पास खड़े नौकर से कहने लगी, अब आपके हाथ में जो मटका है उससे इस केतली में पानी डालिए और रुकिएगा मत। उस नौकर के हाथ में पानी का मटका था। वो प्रत्यक्षा की बात को मानते हुए प्रत्यक्षा के हाथ में पड़ी हुई केतली में पानी डालने लगा। केतली में पानी जाते ही केतली के मुंह से पानी निकलकर उस कटोरी में गिरने लगा। इस पर समर्थ ने उस नौकर को रोकते हुए कहा, बहू, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बड़े भैया, अब ये पानी का मटका आपका बांध हो गया, पानी इसमें से बाहर आया। ये केतली जो कि आपकी नदी है, इसमें पानी भरा, नदी से पानी अलग अलग कटोरी में जा रहा है। पर क्योंकि नदी का सिर्फ यही मुंह है तो ये पानी गांव में भर रहा है। पानी भरने पर रास्ता न मिले तो बांध से भी बाहर आएगा पानी। अगर इस नदी से भी पानी बाहर ही आएगा, लेकिन अगर इस केतली में मैं 2 अलग अलग और छेद कर दूं, तो क्या ये केतली इतनी जल्दी जल्दी भरेगी? तो इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि बांध से हमें कुछ नई नदियां निकालनी चाहिए जो गांव के सूखे इलाकों में जाकर उन्हें भरेंगे और हमारा गांव डूबने से बच जाएगा। प्रत्यक्षा की बात वहां मौजूद सभी लोग समझ गए थे। इस पर प्रत्यक्षा ने कार्तिक को ताना मारते हुए समर्थ को कहा, कितने समझदार हैं आप बड़े भैया। मेरे थोड़े से समझाने पर आप पूरी बात को चुटकियों में समझ गए। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मोटी बुद्धि के कि समझ ही नहीं आता उन्हें कुछ, बस ताने देते रहते हैं कि वो मुझसे बड़े हैं। लेकिन बाबा, अगर हम उस बांध से एक और नई नदी निकाल दें तो बांध का पानी उन तीनों नदियों में एक बराबर का आ जाएगा और फिर शायद गांव नहीं डूबेगा और खेत खलिहान भी बच जाएंगे। हर बार की मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। प्रत्यक्षा का तरीका ज्यादा नया नहीं था, लेकिन गांव को बचाने के लिए काफी था। इस पर बाबा साहेब बड़े फक्र से प्रत्यक्षा के सिर पर हाथ रखकर उससे कहने लगे, अरे वाह, तुम तो इतनी समझदार हो, हमका तो पता ही नहीं था कि हमारी बहुरिया के पास अच्छे अच्छे सुझाव हैं गांव को सुधारने के। ये सब आसान नहीं है, लेकिन इस सुझाव को अपनाने में कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन बहुरिया, तुमका ये सब सूझा कैसे? वो बाबा, मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी। इंजीनियर्स को बताया जाता है कि किस तरह से इन मुसीबतों का सामना करना है। मैं शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी, मेरा पहला साल ही था। तो आप इस पर काम करेंगे ना बाबा? लेकिन अचानक ही बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को ताना देते हुए कहा, अरे हमसे कहाँ पूछ रही हो, हम तो बूढ़े घोड़े और लाल लगाम है ना, और बस लोगों को धमकियां देते रहते हैं। तो हमारा मन होगा वो करवाते रहेंगे हम। प्रत्यक्षा ने अचानक ही माथा समेटते हुए बाबा साहेब से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? का? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो तुम्हारे मन में चलता रहता है। प्रत्यक्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा साहेब उससे कह क्या रहे थे।
इस पर उसने हैरान होते हुए समर्थ और कार्तिक की तरफ देखा। दोनों ही चुपचाप से खड़े हुए थे। प्रत्यक्षा की नजर जब समर्थ की नजर पर पड़ी तो समर्थ ने प्रत्यक्षा को देखते हुए कहा, बहू, हम दोनों वैसे तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है ना कि काम थोड़ा जल्दी होता है हमारे यहाँ, ताकि मुझ जैसा शराबी काम वक्त पर कर पाए और उसके बाद जल्दी शराब पी सके। आखिर मुझ जैसे लोगों को नशे में डूबने की खास आदत होती है। वो क्या है ना कि मेरा फेफड़ा और गुर्दा दोनों ही लोहे के बने हुए हैं। अब तुम तो जानती हो ना सब। प्रत्यक्षा ने हैरान होते हुए कार्तिक की तरफ देखा, लेकिन कार्तिक ने भी प्रत्यक्षा को ताना देते हुए बेहद बेरुखी से प्रत्यक्षा से कहा, हाँ, इस घर में तो गुंडे पलते हैं ना, और मैं तो घमंडी लोगों में आता हूँ, तो अब मैं क्या ही बोलूं। प्रत्यक्षा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी कि अचानक से तीनों ही लोग उसे ये सब क्या कहने लगे। इस पर प्रत्यक्षा ने घबराते हुए उन तीनों से कहा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कुछ किया है क्या? अब तुम तो जानती हो ना सब। हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं कि शराब पीने वाले लोगों से थोड़ी सी परेशानी होती है ना तुमको। इस पर प्रत्यक्षा ने सिर हिलाते हुए समर्थ की बात पर हामी भर दी, लेकिन फिर बाबा साहेब ने समर्थ की बात को पूरा करते हुए प्रत्यक्षा से कहा, फिर तो तुमको अपने आप से भी दिक्कत होनी चाहिए बहुरिया। काहे कि पिछली बार जब तुम नशे में थी तो तुमने यही सब हम लोगों से कहा था, और भी तुमने बहुत कुछ कहा था। अगर हम तुमको बता नहीं पाए, काहे कि हम सोच रहे हैं कि तुम फिर हम सबका सामना कैसे करोगी। प्रत्यक्षा ने बड़ी मासूमियत से अपनी पलकें झपकते हुए बाबा साहेब की ओर देखा और फिर उनसे कहने लगी, फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आपने तो कहा था मैं बेहोश हो रही थी पूरे वक्त, फिर ये सब कब हुआ? अब इसका जवाब तो तुम ही देख लो। काहे कि हम तीनों को बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम जाने की पूरी तैयारी रखो। हम बांध का काम देखकर 2 घंटे में वापस आते हैं। प्रत्यक्षा धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। प्रत्यक्षा ने सोचने की बहुत कोशिश की कि उस रात क्या हुआ था। प्रत्यक्षा जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने कमरे में रुद्र को अपना सामान तैयार करते हुए देखा। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? कल हमें पूजा के लिए जाना है ना, वहाँ पर 2 दिन रुकना होगा, क्योंकि वो ठंडा इलाका है, वो इसीलिए कुछ गर्म कपड़े निकाल कर रख रहा था। लेकिन मेरे पास कोई गर्म कपड़े तो है ही नहीं, पर मैं देख लूंगी कि क्या करना है। प्रत्यक्षा के उतरे हुए चेहरे को देखकर रुद्र ने कहा, तुम्हारे लिए भी मैंने गर्म कपड़े निकाल रखे, पर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं। क्या करोगे जान के तुम? सिर्फ इतना करूंगा कि तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। बताओ क्या हुआ? किसी बात से तुम्हें परेशानी है? बाबा के पास गई थी ना तुम? नीचे ज्ञान की बारिश भी कर आई हो, तो क्या कुछ और बात भी हुई उनसे? पता नहीं, मैं तो बस उन्हें बांध बनाने का नया तरीका बता रही थी। फिर उन्होंने कहा कि शराब के नशे में मैंने बहुत कुछ बोला और उनसे मैं कुछ पूछ ही नहीं पाई। फिर कुछ बाबा ने कहा कि वो बताएंगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी, पर मैं और किससे पूछूं, क्योंकि जिस दिन मैं नशे में थी उस दिन तो तुम भी नशे में ही थे, है ना? तुम्हें भी तो कुछ याद नहीं है। रुद्र प्रत्यक्षा के पास गया और फिर उसे बेड पर बैठाते हुए खुद भी उसके पास बैठ गया। रुद्र ने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्षा की आंखों पर अपने हाथ को रखा और फिर प्रत्यक्षा से कहने लगा, अब याद करने की कोशिश करो कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जहां एक तरफ प्रत्यक्षा अपनी सोच में उलझी हुई थी और रुद्र प्रत्यक्षा के पास बैठा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कोई था जिसकी नजर प्रत्यक्षा पर जमी हुई थी और उसे भी बेहद इंतजार था कि प्रत्यक्षा कब महल के बाहर निकलेगी।